Hello students, today we will discuss the second part of vector analysis. Dear students, see this, our second part is vector L2. It is a second lecture of vector analysis. Today we will discuss the additional type of vectors. बेटा बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ लिया था. स्केलर्स क्या होता है पढ़ लिया था, वेक्टर्स क्या होता है पढ़ लिया था, व्हाट इज वेक्टर ये पढ़ लिया था. और हम लोगों ने बेटा दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स. ये बेटा आप लोगों को ये वेक्टर्स एनालिसिस पार्ट 1 है. वेक्टर्स एनालिसिस पार्ट 1 में आप लोगों को पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन मिलेगा. बेटा आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अवर थर्ड वेक्टर इज कोलिनियर वेक्टर्स. आज हम लोगों को बेटा पढ़ना है कोलिनियर वेक्टर्स. व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर्स? Two vectors are said to be collinear. Two vectors are said to be collinear. Said to be collinear if they act along a same line, or along two parallel lines. बहुत अच्छे से समझिएगा, along a same line और two parallel lines. बेटा हमारे दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे अगर वो दोनों वेक्टर्स हमारे एक सेम लाइन के along लगे हों. Two vectors will be collinear if they acts along a same line or along two parallel lines. इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं. बहुत ध्यान से देखिए, सपोज दैट ये बेटा हमारी एक लाइन है और इस लाइन के अलॉन्ग हमने दो वेक्टर्स अप्लाई किए. दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. ये हमारा फर्स्ट केस है जिसे हम लोग बोल रहे हैं अलॉन्ग अ सेम लाइन. बेटा इस सेम लाइन के अलॉन्ग हमने दो वेक्टर्स अप्लाई कर दिए. द फर्स्ट वन इज ए वेक्टर एंड द सेकंड वन इज बी वेक्टर. बेटा ये दोनों वेक्टर इस सेम लाइन के अलॉन्ग लगे हुए हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कोलिनियर. बेटा ये दोनों हमारे कैसे वेक्टर हैं? कोलिनियर वेक्टर्स हैं. उसके बाद बोला गया है अलॉन्ग टू पैरेलल लाइंस. अगर बेटा दो पैरेलल लाइंस के अलॉन्ग लगे हों, इधर देखिए, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. बेटा ये भी दोनों कोलिनियर हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कंडीशन पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन हमारी सेम है तो दोनों वेक्टर्स बेटा हमारे पैरेलल भी होते हैं. इन लास्ट क्लास वी विल स्टडी इफ टू vectors direction same, if the direction of two vectors will be same then they will be parallel. तो बेटा अगर एक ही लाइन पर दो वेक्टर्स लगे हैं, बहुत ध्यान से समझिए, अगर एक ही लाइन के along दो वेक्टर्स लगे हैं तो बेटा ये दोनों वेक्टर्स हमारे कोलिनियर होते हैं. और अगर दो पैरेलल लाइंस पर दो वेक्टर्स अप्लाई कर दिए जाएं तो ये दोनों वेक्टर्स भी हमारे कोलिनियर ही कहते हैं. बेटा अगर सपोज दैट हम इस बी वेक्टर को उठा के इधर कर दें, सपोज दैट दिस इज बी वेक्टर, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों अभी भी क्या हैं? कोलिनियर हैं. तो बेटा दो कोलिनियर वेक्टर्स, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनेंगे, टू कोलिनियर वेक्टर्स विल ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. बहुत अच्छे से समझिए, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं और ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे पैरेलल भी हो सकते हैं. तो टू कोलिनियर वेक्टर्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर और एंटी पैरेलल टू ईच अदर. बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूं इसमें. टू कोलिनियर वेक्टर्स, टू कोलिनियर वेक्टर्स must be parallel if their directions are same.
इफ देयर डायरेक्शंस आर सेम। बेटा दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा पैरेलल होंगे अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शंस क्या हो जाएं, सेम हो जाए। एंड विल बी एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल को हम लोग ऑपोजिट भी कहते हैं। एंड विल बी ऑपोजिट एंड एंटी पैरेलल इफ देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। तो बेटा हमारे दो कोलिनियर वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शंस सेम हैं तो ये पैरेलल होंगे। बेटा इधर देखिए, ये दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर ये दोनों कोलिनियर भी हैं और यहाँ पर ये दोनों पैरेलल भी हैं। अगर इसी में बेटा हम लोग क्या करें कि अगर एक ही लाइन पर दो वेक्टर्स लें जिनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हो, ये बेटा हमारी लाइन है, तो ये मैंने ले लिया एक ए वेक्टर और इसी लाइन पर बेटा मैंने एक ये ले लिया बी वेक्टर। तो ध्यान से देखिए बेटा, दोनों वेक्टर्स कोलिनियर तो हैं, ए एंड बी आर कोलिनियर एज वेल एज एंटी पैरेलल और ऑपोजिट, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस बेटा जस्ट ऑपोजिट हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर एक ही लाइन पर दो वेक्टर्स लगे हुए हैं और दोनों की डायरेक्शंस सेम हैं तो बेटा वो दोनों हमारे पैरेलल भी होंगे और कोलिनियर भी होंगे। और बेटा अगर एक ही सेम लाइन पर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हैं तो वे कोलिनियर भी हैं और दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल भी हैं। इसको बेटा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वेक्टर्स के सिग्निफिकेंस से। वेक्टर्स ड्रॉ करके मैं बताऊंगा कि दोनों कैसे पैरेलल हैं। बेटा इधर देखिए, इट इज़ अ सिंपल लाइन। इस सिंपल लाइन पर मैंने दो वेक्टर्स लिए बेटा, ये ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज बी वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। बेटा ये हमारे कैसे वेक्टर्स हैं, कोलिनियर। दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर एज वेल एज पैरेलल, क्योंकि डायरेक्शंस बेटा क्या हैं, सेम है। ये फर्स्ट केस हो गया। बेटा थोड़ा सेकंड केस पे चर्चा कर लें। इधर देखिए, पैरेलल में ये भी कंडीशन तो लग सकती है, तो बेटा ये दोनों वेक्टर्स भी हमारे कोलिनियर हैं। ए एंड बी आर कोलिनियर एज वेल एज पैरेलल। ये दोनों कंडीशंस बेटा हो सकती हैं। एक ही लाइन पर दो वेक्टर्स हो जिनकी डायरेक्शन सेम हो, या दो पैरेलल लाइंस हों और दोनों पैरेलल लाइंस पर दो वेक्टर्स हों, तो ये दोनों कंडीशंस पैरेलल की भी होती हैं और कोलिनियर की भी होती हैं। अब बेटा इधर देखते हैं ध्यान से, ये सेकंड केस है। बेटा ये हमारी एक लाइन है, यहाँ से मैंने एक वेक्टर लिया बेटा, ये ए वेक्टर, और इसके जस्ट अपोजिट मैंने ये ले लिया बी वेक्टर। तो बेटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर तो हैं, कोलिनियर एज वेल एज एंटी पैरेलल और ऑपोजिट। ये दोनों बेटा हमारे एंटी पैरेलल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। एक सिंगल लाइन पर ये दो वेक्टर्स हैं, ये बेटा ए वेक्टर्स है, उसी सिंगल लाइन पर ये बी वेक्टर है। तो एक ही लाइन पर है इसलिए दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं बेटा, और डायरेक्शंस जस्ट ऑपोजिट हैं इसीलिए दोनों वेक्टर्स हमारे क्या हैं, एंटी पैरेलल भी हैं। सेकंड वन इज, बहुत ध्यान से देखिए, और एक सेकंड वन इज प्रॉपर कंडीशन दिस, ए वेक्टर ये है बेटा और ये हमारा बी वेक्टर है। बहुत ध्यान से देखिए, दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, ऑपोजिट हैं। क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर एज वेल एज एंटी पैरेलल और ऑपोजिट। तो बेटा दो कोलिनियर वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल भी हो सकते हैं अगर उनकी डायरेक्शंस सेम हैं, और बेटा दो कोलिनियर वेक्टर्स एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं अगर उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। तो बेटा हम लोगों को सिंपली ये समझना है कि अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो दो कोलिनियर वेक्टर्स
हमेशा या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। सेम डायरेक्शन होने पर पैरेलल बन जाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन होने पर एंटी पैरेलल बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक कि अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, दे मस्ट बी, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन दे मस्ट बी एंटी पैरेलल और पैरेलल। if their directions are same then they will be parallel, or if their directions are opposite then they will be anti parallel। clear बेटा? तो it is a concept of collinear vectors। उसके बाद बेटा आता है equal vectors। equal vectors में इक्वल वेक्टर्स को समझने के लिए बेटा पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे पैरेलल वेक्टर्स पर। हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल वेक्टर्स। Our next topic is equal vectors। If definition simple है, if magnitude and direction of two vectors are same। अगर बेटा किसी भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाएं then they are called equal vectors। then they are called equal vectors। बेटा बहुत अच्छे से समझिए, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू, दोनों बेटा इक्वल हैं then they are called equal vectors। listen to me carefully। for example बेटा अभी हम लोगों ने ये देखा, this is a A vector and this is a B vector। अभी बेटा ये देखने से हम लोगों को कैसे लग रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं। ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, इसका मैग्नीट्यूड है x सेंटीमीटर, मीन्स द लेंथ ऑफ A वेक्टर इज x सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज x सेंटीमीटर। ये बेटा B का टेल है, ये B का हेड है, इसका है बेटा y सेंटीमीटर। दिस इज अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लिखने का लास्ट क्लास में मैंने मेथड बताया था, मॉड लगाते हैं दोनों तरफ। दिस इज y सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पर a वेक्टर की लेंथ x सेंटीमीटर है, बेटा b वेक्टर की लेंथ y सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, a वेक्टर की लेंथ x सेंटीमीटर है, b वेक्टर की लेंथ y सेंटीमीटर है। दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, दोनों की लेंथ सेम नहीं है। मतलब मॉड ऑफ a डज नॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, देयरफॉर दे आर पैरेलल। बेटा तो दोनों पैरेलल तो हैं, दिख रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस बेटा क्या हैं, सेम है। देन दे आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है। पहले का मैग्नीट्यूड है x, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है y। तो बेटा दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, डिफरेंट है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड पर। अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर बेटा ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही ये a वेक्टर हो जाए और बेटा ये b वेक्टर हो जाए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी भी लेंथ अगर x है तो इसकी भी लेंथ क्या हो गई बेटा, x सेंटीमीटर। फ्रॉम हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज x सेंटीमीटर एंड फ्रॉम हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू ऑल्सो x सेंटीमीटर। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस a वेक्टर की लेंथ भी x सेंटीमीटर है, b वेक्टर की लेंथ भी बेटा x सेंटीमीटर है। मतलब कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है, बेटा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी x है, दोनों की डायरेक्शंस भी बेटा क्या हैं, सेम है। तो इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो बेटा मैग्नीट्यूड भी सेम, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ a
is equal to magnitude of B. That is, the length of A is equal to length of B. This is a head, tail, and this is a head. Tail और head के बीच की जो distance है, this is called magnitude. Clear बेटा? And their direction, magnitude same, and their directions are also same. Listen, therefore A and B are equal vectors. A and B are equal vectors. तो बेटा इक्वल वेक्टर्स अगर हम लोगों को चेक करने हैं तो इक्वल वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स के हमेशा सेम होने चाहिए, अदरवाइज दोनों वेक्टर्स हमारे कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अब बात आती है कि स्पेशल पॉइंट की। स्पेशल पॉइंट क्या है? इक्वल वेक्टर्स होने के लिए डायरेक्शन हमेशा ज़रूरी है। तो स्पेशल पॉइंट ये है, for equal vectors vectors must be parallel. Vectors must be parallel. बेटा अगर हमारे इक्वल वेक्टर्स हैं तो सबसे पहले उन्हें पैरेलल होना पड़ेगा। पैरेलल का मतलब है बेटा सेम डायरेक्शन। जब तक डायरेक्शन सेम नहीं होगी और मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो कभी भी वेक्टर्स इक्वल पॉसिबल नहीं है। और अगर डायरेक्शन सेम है और सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? पैरेलल वेक्टर्स पढ़ते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स को इक्वल होना है तो उनको हमेशा पैरेलल भी होना पड़ेगा, मतलब उनकी डायरेक्शंस भी सेम होनी पड़ेंगी। बट for two physical quantities they will be parallel या they will be equal if their units are same. बेटा दो फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा पैरेलल वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स बनेंगी अगर उनका यूनिट सेम है। फॉर एग्जांपल v1, बेटा v1 वेक्टर जो है वो है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, ये है बेटा अलोंग ईस्ट, बहुत अच्छे से समझिएगा। बेटा v2 वेक्टर है 10/5 मीटर पर सेकेंड, ये भी है अलोंग ईस्ट। और बेटा एक एक्सीलरेशन वेक्टर है, वो है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग ईस्ट। लिसन, two physical quantities will be equal if their units are same. मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। यूनिट सेम होने का क्या मतलब है बेटा? मीटर पर सेकंड यानी तीनों वेलोसिटी है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है। तो बेटा अगर फिजिकल क्वांटिटीज सेम हैं तो ही वो हमारी किसी भी कंडीशन में इक्वल वेक्टर्स हो सकती हैं। बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना? v1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना? 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन कितनी? ईस्ट। क्लियर? v2 का मैग्नीट्यूड भी कितना बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन ईस्ट। एक्सीलरेशन, लिसन मैंने यहाँ पे भी 2 कर दिया बेटा। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना, यानी वैल्यू कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन ईस्ट। बेटा ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम। ईस्ट और ईस्ट सबकी डायरेक्शन भी सेम। हम लोगों ने पढ़ा है इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स आर सेम देन वेक्टर्स विल बी इक्वल, बट इन दिस कंडीशन ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, मैग्नीट्यूड 2, डायरेक्शन ईस्ट, मैग्नीट्यूड 2, डायरेक्शन ईस्ट, बट द यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस कंडीशन में हमने पढ़ा है देयर यूनिट्स आर सेम। अगर सेम यूनिट्स नहीं हैं बेटा, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के केस में अगर यूनिट्स सेम नहीं हैं तो कभी भी इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। पैरेलल हो सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर इक्वल। v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स।
एक्सीलरेशन जो है सेम डायरेक्शन होने की वजह से उनके पैरेलल तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। बेटा हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो तो दोनों वेक्टर्स हमारे इक्वल होते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन वो तब होता है जब कुछ इस टाइप के वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, लाइक दिस। लेकिन अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गई, इनकी चर्चा करेंगे तो वो तभी इक्वल होंगे जब उनके यूनिट्स क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। एक दूसरे एग्जांपल पे भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ फोर्स की, फोर्स बेटा हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये है बेटा F1, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। बेटा F2, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। लेकिन बेटा हमारा एक थर्ड है, सपोज दैट वेलोसिटी है, इसका भी मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। तो बेटा ये तीनों पैरेलल तो हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10, तो मैग्नीट्यूड सेम, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन सेम, तो ये तीनों पैरेलल तो हैं, लेकिन इन पैरेलल में ये दोनों इक्वल भी हैं क्योंकि इन दोनों के यूनिट्स क्या है बेटा, न्यूटन है। तो क्या लिख सकते हैं, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। ये हमारे दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। बेटा इक्वल वेक्टर्स में जब एरो पे चर्चा होती है, जस्ट लाइक दैट, ये ए वेक्टर हो गया, ये बेटा बी वेक्टर हो गया, इस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने पर ही इक्वल वेक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटीज की, लाइक फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा, देन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट्स विल बी सेम। उसके साथ एक एडिशनल वर्ड ऐड होता है यूनिट्स, यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब है दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर सेम हैं तभी वो इक्वल हो सकती हैं। यूनिट सेम होने का मतलब क्या है, यूनिट सेम होने का मतलब है कि क्वांटिटी भी सेम है। जैसे पहला न्यूटन है, दूसरा न्यूटन है, तीसरा न्यूटन है, अंडरस्टूड है कि तीनों फोर्स हैं। तो बेटा इक्वल वेक्टर्स होने के लिए क्वांटिटीज मस्ट बी सेम और यूनिट्स मस्ट बी सेम। अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे अपने बात करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोप्लेनर वेक्टर्स। लिसन, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब है इफ वेक्टर्स lying in same plane, if vectors lying in same plane, अगर बेटा वेक्टर्स हमारे सेम प्लेन में लाई करें, lying in same plane, then they are called coplanar vectors। अगर बेटा हमारे वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करेंगे तो हम उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। इफ वेक्टर्स लाइंग इन अ सेम प्लेन देन दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। लिसन, ये बेटा हमारा एक वाइट ग्रीन बोर्ड है, इसे आप मान लें y एक्सिस और इसे हम लोग मान लें बेटा x एक्सिस। बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड द होल प्लेन इज कॉल्ड xy प्लेन। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो पूरा प्लेन आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस प्लेन इज कॉल्ड xy प्लेन। तो बेटा अभी हम लोग कौन से प्लेन पे हैं, xy प्लेन। बहुत अच्छे से देखिएगा, 2 डायमेंशंस हैं, एक x और y, दिस इज 2D प्लेन। और जब तक 2 डायमेंशंस नहीं होंगी तब तक कभी भी प्लेन नहीं बनेगा। सिंगल डायमेंशन से लाइन बनती है और जैसे ही एक डायमेंशन से हम लोग 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में कन्वर्ट होते हैं तो बेटा प्लेन जनरेट होता है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड द होल ग्रीन सिस्टम इज नोन एज xy प्लेन। प्लेन इफ 2 वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, ध्यान से देखिए, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर,
बेटा ये सारे वेक्टर इसी ग्रीन प्लेन में हैं, यानी एक्स वाई प्लेन में हैं। तो इस एक्स वाई प्लेन में एक सिंगल प्लेन में 4 वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। ये चारों हमारे क्या हैं बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर किसी एक प्लेन में 4 वेक्टर्स, अरे प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग प्लेन का मतलब हवाई जहाज समझ रहे हैं, नहीं, प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। लिसन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड द होल ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। तो इसी प्लेन पर मैं जितने भी वेक्टर्स बना दूं, दिस दिस दिस, सारे वेक्टर्स बेटा हमारे एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं बेटा, कोप्लेनर्स। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, कोप्लेनर का मतलब है एक सेम प्लेन में लाई करने वाले। एक स्टार पॉइंट है, 2 वेक्टर्स, इस 2 पर एक बहुत अंडरस्टूड लाइन मार दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 2 पे चर्चा हो रही है। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। बेटा 2 वेक्टर हमारे हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर्स होते हैं। 2 वेक्टर्स हमारे हमेशा बेटा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर हम 2 वेक्टर ले लें तो वो 2 वेक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं बेटा, कोप्लेनर होते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, क्लियर, राइट नाउ। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, इसके एक्सप्लेनेशन को बेटा ध्यान से देखिए। ये हमारे 2 वेक्टर्स हैं, दीज आर द मार्कर्स, द फर्स्ट वन इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। बेटा ये हमारे 2 वेक्टर ए और बी हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसको इसी प्लेन में लगा सकते हैं। ये देखिए, ये बेटा हमारे दोनों इसी प्लेन में लाई कर गए। ध्यान से देखिए, तो ये बेटा दोनों कैसे हो गए, कोप्लेनर हो गए। मान लीजिए दोनों कुछ डायरेक्शन चेंज कर दें, सपोज दैट ये दोनों ऐसे हैं बेटा, तो भी ये दोनों ऐसे हैं, तो हम इन दोनों को इस प्लेन में लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये बेटा कोप्लेनर हो गए। तो 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। लेकिन अगर मैं 3 वेक्टर्स की बात करूं तो 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए कैसे बेटा, ये हमारे 2 वेक्टर्स हैं ए और बी। बहुत ध्यान से देखिए, ये डस्टर जो है ये हमारा 3rd वेक्टर है। तो ये डस्टर बेटा हमारा 3rd वेक्टर जो है वो इसी प्लेन में लाई कर गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। लेकिन अगर मैं इस डस्टर को ऐसे लगा दूं तो ये दोनों तो इस ग्रीन प्लेन में हैं, लेकिन ये वाला डस्टर यानी जो 3rd वेक्टर है ये इस ग्रीन प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर लाइज इन ग्रीन प्लेन, दे आर कोप्लेनर, बट दिस थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इस प्लेन में नहीं लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 3rd वाला वेक्टर कोप्लेनर नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसे लगा दिया जाएगा तो कोप्लेनर हो जाएगा। तो बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे 2 वेक्टर्स विल ऑलवेज कोप्लेनर, बट मोर देन 2 वेक्टर्स may be coplanar or may not be coplanar, but more than 2 vectors may or may not be coplanar, बेटा ये हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स है। कोप्लेनर वेक्टर्स जो है सिंपली एक सिंगल प्लेन में लाई करने वाले सारे वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। याद क्या रखना है, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर्स बेटा हमेशा कोप्लेनर होते हैं और 2 से ज़्यादा वेक्टर हो भी सकते हैं कोप्लेनर और नहीं भी हो सकते हैं। अगर सेम प्लेन में लाई करेंगे तो कोप्लेनर हो जाएंगे और सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे तो कोप्लेनर नहीं होंगे। हम लोग इसे फिर से एक बार समझते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। ये बेटा हमारे 2 वेक्टर्स हैं, दीज आर 2 वेक्टर्स ए एंड बी। हमने बेटा इनको ऐसे लगा दिया तो बेटा ये दोनों वेक्टर्स हमारे इसी ग्रीन प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों कोप्लेनर हैं। 3rd वाले वेक्टर को बेटा हमने ऐसे ज्वाइंट कर दिया
तो ये अभी ये कोप्लेनर है क्योंकि तीनों ग्रीन प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम बेटा थर्ड वाले वेक्टर को, ध्यान से देखिए, जब थर्ड वाले वेक्टर को ऐसे लगाएंगे तो बेटा ये दोनों वेक्टर्स तो प्लेन पर हैं तो कोप्लेनर हैं, ये प्लेन पर नहीं है तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। तो मतलब बेटा दो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं ऑलवेज, हमेशा, और दो से ज़्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लिसन, अवर नेक्स्ट इज नल वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर। लिसन बेटा, नल और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर। इस नल और जीरो वेक्टर को समझने से पहले एक लाइन याद रखनी होगी, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स always gives a new vector, always gives a new vector। ये बेटा अभी हम लोग याद रखेंगे और हम लोगों के नेक्स्ट लेक्चर थर्ड में हम लोग इसे प्रूव भी कर देंगे। दो वेक्टर्स का एडिशन करने से हमेशा बेटा एक नया वेक्टर मिलता है। मतलब जब हम लोग बेटा, अगर हम लोग a प्लस बी करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये जो भी मिलेगा, सपोज दैट आर है, तो ये सिंपल मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। बेटा दो वेक्टर्स का सम करने से, ए वेक्टर बी वेक्टर का सम करने से हमेशा आपको एक नया वेक्टर मिलता है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू रिकॉग्नाइज द नल वेक्टर। अब नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या है? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड अप्रॉक्सिमेटली जीरो। एक ऐसा वेक्टर लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड लगभग शून्य हो। लगभग शून्य होने का मतलब है कि सर्कल बनाइए जिसकी रेडियस लगभग जीरो हो, पॉइंट। ध्यान से देखिए, पहले डेफिनेशन पे चर्चा कर लेते हैं। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड अप्रॉक्सिमेटली जीरो, अप्रॉक्सिमेटली जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बेटा एग्जैक्ट जीरो तो पॉसिबल नहीं है, लगभग जीरो हो। लगभग जीरो होने का मतलब है कि आप एक ऐसा सर्कल बनाइए जिसकी रेडियस लगभग जीरो हो। ध्यान से देखो, ये बेटा हमारा सर्कल है, ध्यान से देखिए, इट इज़ अ सर्कल पॉइंट। बहुत ध्यान से देखो, ये हमारा बेटा एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस इतनी छोटी है कि हम लोग उसे क्या मान लेते हैं, ज़ीरो मान लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर, दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर। बेसिकली ज़ीरो वेक्टर जो है ये बेटा एक हाइपोथेटिकल, ज़ीरो का मतलब नल, नल वेक्टर बेटा हमारी एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, इमेजिनेशन है सिर्फ। नल वेक्टर कोई वेक्टर नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसको वेक्टर मानते हैं। क्यों मानते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिए बेटा, लिसन। सपोज दैट बेटा हमारा एक वेक्टर ए है और हमने इसमें एक दूसरा वेक्टर जोड़ा माइनस ए, तो मिलेगा क्या? दो वेक्टर का सम करने से हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। जब आप इसको सम करोगे तो कैंसिल होके ये मिलेगा ज़ीरो। लेकिन दो वेक्टर का सम करने से मिलता क्या है, वेक्टर। तो हम इसे ज़ीरो नहीं लिखेंगे, ज़ीरो वेक्टर लिखेंगे। जबकि बेटा ज़ीरो अंडरस्टूड है, ज़ीरो अंडरस्टूड है क्योंकि ए और माइनस ए एक दूसरे को कैंसिल करके ज़ीरो ही देंगे। लेकिन मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर दो वेक्टर्स का हम सम करते हैं तो हमेशा थर्ड वेक्टर मिलता है। तो ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, दिस ऑलवेज गिव्स ज़ीरो वेक्टर, दिस ऑलवेज गिव्स अ ज़ीरो वेक्टर। और इसी को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। बेटा क्या इसे बोला जाता है? ये है हमारा नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लगभग ज़ीरो हो,
तो उसे बेटा हम लोग, और लगभग ज़ीरो क्या डेफिनेशन में आपको यही मिलेगा कि ज़ीरो ही होता है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली ज़ीरो हो या द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ज़ीरो, दो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाए, इसको हम लोग इमेजिनेशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस क्या हो, लगभग ज़ीरो हो। लगभग ज़ीरो रेडियस का सर्किल मतलब ये पॉइंट लगा दिया, तो बेटा ये जो पॉइंट लगा दिया इसकी रेडियस लगभग क्या है, ज़ीरो है, तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरो वेक्टर। ये ऐसे फिजिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकली हम लोग इसको यहाँ से कवर अप करते हैं कि दो वेक्टर्स का सम करने से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, दो वेक्टर्स का सम करने से हमेशा आपको एक वेक्टर मिलता है। तो बेटा अगर हम ए वेक्टर और माइनस ए का सम करेंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा, कैंसिल होके मिलेगा तो ज़ीरो, बट मैथमेटिक्स ये कहती है कि दो वेक्टर के सम से तीसरा हमेशा वेक्टर ही होता है, तो इट इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो वेक्टर। तो बेटा ये हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं। इन टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर बचा है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट और डायरेक्शनल वेक्टर। एक्चुअली यूनिट वेक्टर इज़ अ बैकबोन ऑफ वेक्टर्स। इस पूरे वेक्टर्स का जो बैकबोन है वो यूनिट वेक्टर है, उस पर चर्चा हम लोग थर्ड सेक्शन में करेंगे। दिस इज़ लेक्चर थर्ड। क्लियर बेटा? तो अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है और नोट डाउन भी करना है। इज़ दैट क्लियर बेटा? राइट नाउ